चल रहा है? अब चल रहे थे कोई 1 2 ओके, स्टॉप पे रिकॉर्डिंग होती है, इसका मतलब इसकी स्टॉप पे रिकॉर्डिंग होती मतलब है। जैसे स्टॉप पर रिकॉर्ड करेंगे उसको। स्टॉप पे तो खत्म होगी ना। अभी रिकॉर्ड चल रहा है, जैसे प्लीज जब लिखा है हाँ अभी चल रही है। हाँ ठीक है, ये तो होता है। बोलिए। ठीक है। हाँ, हम किस पे थे? पहले करना चाहिए लास्ट में। अब जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो उसको मिनिमम आप 6-8 मिनट दोगे, तो उस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑल्सो कि कितना बड़ा है कितना डिफिकल्ट है कॉम्प्रिहेंशन लेवल। तो ये चीज़ें हमेशा स्टार्टिंग में करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप रिलैक्स माइंड पे होते हो, ऐसा भागा दौड़ी नहीं होता। लास्ट में अगर आपके पास 5 मिनट भी बचे हैं और 6 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आप उसमें से 3 तो कर ही सकते हो ना। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ आप वो रिस्क नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने में ही आपके 4 मिनट चले जाएंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? इसलिए एडवाइस यही रहती है कि पहले कर लो, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट ऑल्सो। जब आप मॉक दोगे, टेस्ट दोगे, तो आपको अपना आइडिया समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या बेटर है। तो वो वाली भी एक चीज़ डिफरेंट रहती है, यूनिवर्सल नहीं है, ये सजेस्टिव वे है। ठीक है, चलो अब सबसे पहली चीज़ पे आ जाते हैं, हमारी रीडिंग स्पीड। जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि आपको आधा घंटा 1 घंटा मिलेगा एक कॉम्प्रिहेंशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या रहता है? रीडिंग स्पीड। यूजुअली 2 थ्योरीज फॉलो करते हैं लोग रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। सबसे पहली क्या होती है आपकी? रीड एट अ पर्टिकुलर एंगल। रीड एट एन एंगल। इसमें क्या होता है, अगर आपने देखो काफ़ी बार कि अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग स्पीड हो जाती है। एज इन कि कभी कोई लेट के पढ़ रहा है तो थोड़ा आसान हो जाता है, या थोड़ा ऐसे करके रख रहे हैं तो आसान हो जाता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर एंगल पे रख रहे हो तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है। दूसरा क्या एक थ्योरी है आपकी? आइंस्टाइन थ्योरी। आपकी आइंस्टाइन थ्योरी। आइंस्टाइन थ्योरी क्या होता है? हम सबको पता है कि एक टाइम पे हम 3 वर्ड्स देख सकते हैं। हमारा जो प्यूपल है एक टाइम पे 3 वर्ड्स देख सकता है। हमें क्या करना है? उसे एक्सपैंड करना है कि हम एक टाइम पे 4 वर्ड्स देख लें, एक टाइम पे 5 वर्ड्स देख लें। तो एक टाइम पे जब हम ज़्यादा वर्ड्स देखेंगे तो हम ज़्यादा रीड कर पाएंगे, है ना? तो ये हमारी थोड़ी सी थ्योरीज हैं जो हम जिससे रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब मुझे बताओ कि ये कैसे करोगे? क्या हम इसे फॉलो कर सकते हैं? क्या? नहीं, एक टाइम पे एटलीस्ट आप 3 वर्ड्स देख सकते हो। तो ये बहुत वेक सी थ्योरीज हैं दैट डज नॉट वर्क। अगर आप यूट्यूब वगैरह खोल के देखोगे तो उसमें रैंडम लोग यही सारी थ्योरीज देते हैं कि अपनी रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा वर्ड्स पढ़ने। नॉर्मल एक इंसान की स्पीड क्या होती है? 100 to 10 वर्ड्स पर मिनट। बट हमें 200 वर्ड्स पर मिनट पे जाना है। तो कैसे करोगे? कि एक एंगल पे पढ़ लो। अब अपना जो आपका लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा उसको नीचे रख लेना, ज़्यादा तेज़ हो जाएगी स्पीड, है ना? तुम लोग एक तो कुछ रिवोल्ट नहीं करते, जो इंसान बोल दे मान लेते हो सीधे सीधे। तो ये सारी बोगस। हाँ तो वो ही ना। तो ये सारी आपकी बोगस थ्योरीज हैं जो अगर आप यूट्यूब वगैरह पे देखोगे तो वहाँ पे दिखती हैं। ये वाली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोगस का मतलब होता है बेकार। ठीक है, तो ये वाली तो पॉसिबल है नहीं, आप अपना लैपटॉप लेके नहीं वहाँ पे जा रहे हो। सेकेंडली आइस्पैन थ्योरी से ज़्यादा क्या होगा? डिसलोकेशन ऑफ आईबॉल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो फिक्स्ड है उसको कैसे चेंज करोगे, है ना? तो ये वाली चीज़ें हमारी बेकार होती हैं। अब बट हमें रीडिंग स्पीड तो अपनी इंक्रीज करनी है। हमें रीडिंग स्पीड तो इंक्रीज करनी है, तो किस तरीके से करेंगे? हमारा मेजर फोकस क्या होना चाहिए? रीडिंग स्किल पे। हमारा मेजर फोकस होना चाहिए रीडिंग स्किल पे। अब रीडिंग स्किल क्या होती है? हमारा सबसे मेजर फोकस होना चाहिए रीडिंग स्किल पे। अभी बताते हैं होता क्या है। अगर आप सपोज आपके बेसिक्स क्लियर है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको ऑटोमेटिकली कॉम्प्रिहेंशन बेटर होगा, है ना? कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? समझना। अगर आपका समझना बेटर है तो आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। करोगे नहीं करोगे? ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक स्किल डेवलप हो जाएगी। स्किल एज इन द क्वालिटी विल डेवलप, और अल्टीमेटली आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसको एक सबसे इजी एग्जांपल से समझो। अगर आपको याद हो आपके क्लास 10 के क्वेश्चंस आपको अब दिए जाएं, आपको क्या लगता है आप जल्दी सॉल्व करोगे या लेट? जल्दी ही सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि आपके सारे बेसिक्स क्लियर है। बट यही सेम क्वेश्चन अगर आपको 10th में
तो सेम थिंग यहाँ पे आएगी कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, अगर आपकी फाउंडेशन क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी ऊपर जाती है। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आपकी एक्यूरेसी ऊपर जाती है, और जैसे ही हमारी एक्यूरेसी ऊपर जाएगी ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी का मतलब है आपकी स्किल डेवलप हो गई है, स्किल एज इन द क्वालिटी ऑफ द आंसर्स। तो हमारा मेजर एम स्पीड नहीं रहता, हमारा मेजर एम क्या रहता है कि बेसिक क्लियर करके कि हम स्किल एक्वायर कर लें। क्यों? क्योंकि आप स्किल एक्वायर करोगे डायरेक्टली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो हमें ये नहीं करना कि हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, समझ में कुछ ना है। अगर आपने देखा हो एक इंस्टा पे रील फेमस हुई थी कुछ टाइम पहले कि एक रैंडम टैलेंट शो था, उसमें एक इंसान आया था और उसने कहा था मैं फास्टेस्ट रीडर हूँ। याद आए कुछ? उसको गाली पड़ी थी, हाँ, पता नहीं क्या पढ़ता था। उसने एक बुक उठाई, उसने ऐसे देखा और कहा कि मैंने पढ़ लिया। फिर उस जजेस ने उससे पूछा कि तुमने क्या पढ़ा, तो बोला मैंने पढ़ लिया बट मैं बता नहीं सकता मैंने क्या पढ़ा। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। अगर आपने नोटिस किया हो कि काफ़ी बार हम एक पैराग्राफ पे एक पेज पे बहुत देर से अटके हुए होते हैं, हम 100 बार पढ़ चुके हैं बट कहते हैं कि यार कुछ समझ नहीं आया, होता ही नहीं होता है। तो हमें वो वाली हरकत नहीं करनी कि हमने पढ़ तो लिया बट समझ में कुछ नहीं आ रहा। हमें क्या करना है, बेसिक क्लियर करके हमारी एक्यूरेसी बढ़ानी है। जैसे ही आपकी एक्यूरेसी ऊपर जाएगी आपकी स्किल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और स्किल आएगी तो आपका स्पीड भी आ जाएगी। समझ रहे हो? अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो तुम लोगों को ही पूछना चाहिए था कि ये स्किल हमें चाहिए क्यों। मतलब ऑब्वियसली स्पीड बढ़ाने के लिए, बट अगर हम स्किल की बात करें तो हमें टारगेट क्या क्या चीज़ें करनी है, हमें रीडिंग स्किल में चाहिए क्या क्या। अगर हम रीडिंग स्किल की बात करें तो हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए दैट यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद डिफरेंट टॉपिक्स, दैट यू शुड बी कंफर्टेबल विद डिफरेंट टॉपिक्स। डिफरेंट टॉपिक्स क्यों? एक स्किल में हमें एक स्किल सेट होता है ना, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए। पहली चीज चाहिए कि आप लोग डिफरेंट टॉपिक से कंफर्टेबल हो। क्यों? नहीं बताऊंगी बट सोचो थोड़ा सा। डिफरेंट टॉपिक क्या? कोई सा टॉपिक है ना, बोलना मतलब पहले से पता रहेगा थोड़ा टॉपिक, मतलब एग्जाम में तो फिर कंफ्यूज ना हो कि यार ये क्या आ गया। कोई वेरी गुड आंसर, थैंक यू। क्यों डिफरेंट टॉपिक की हम बात करें? क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, चाहे साइंस हो, बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो, लीगल हो, इंटरनेशनल हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी आ सकता है। तो हमें कंफर्टेबल होने पड़ेगा डिफरेंट टॉपिक से। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि आप शायद कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आपको एक रैंडम लीगल आर्टिकल दे दिया जाए, क्या आप उसकी जागरण समझ पाओगे? जागरण क्या होता है? एक कॉमन वर्ड होता है जो हर एक फील्ड में यूज होते हैं। अगर आप इंजीनियर हो, कोडर हो, आपकी फील्ड में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो नॉर्मल पर्सन नहीं समझ पाएगा। लीगल अगर फील्ड में बिलोंग करते हो तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मल इंसान बट उनके लिए बहुत कॉमन होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कल्प्रिट, अक्यूज्ड, ये सारे वर्ड्स बहुत रैंडम यूज होते हैं बट लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कल्प्रिट अच्छा कौन सा वाला हुआ, विक्टिम है कौन है, तो वो वाली चीज़ है। तो अगर हमें एग्जाम क्लियर करना है तो हमें नहीं पता कि कौन सा टॉपिक आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमें डिफरेंट टॉपिक से कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ये नहीं कि अरे यार ये लिटरेचर पे आ गया, मुझे अब इसकी वोकैब ही नहीं आती। यू कैन नॉट से दैट, बिकॉज वहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है आउट ऑफ द 3 यू हैव टू सॉल्व 1। निबंध नहीं लिखने को आ रहा है, जो दिया है वो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमें डिफरेंट टॉपिक से क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, डिफरेंट स्टाइल्स। डिफरेंट स्टाइल्स, अब स्टाइल्स यहाँ पे फैशन स्टाइल की बात नहीं हो रही है, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल की बात हो रही है। डिफरेंट राइटिंग स्टाइल की बात हो रही है। राइटिंग स्टाइल एज एन, अगर सपोज मैं आप लोगों को एक ऐसे लिखने दूँ, 5 लोगों, पांचों को अगर मैं एक ही टॉपिक दूँ, सपोज मैं आपको टेररिज्म पे लिखने को दे रही हूँ, क्या आपको लगता है आप पांचों सेम तरीके से लिखोगे? कोई भी आप में से सेम तरीके से नहीं लिखेगा, अनलेस इट इज अ चैट जीपीटी थिंग, अनलेस इट इज अ चैट जीपीटी जनरेटेड थिंग। आप सब डिफरेंट टॉपिक्स पे सेम टॉपिक पे डिफरेंट तरीके से लिखोगे। सिमिलरली कोई भी एक राइटर सेम तरीके से नहीं लिखता। आपका पेपर ऐसा नहीं होगा कि एक ही राइटर ने 2-3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिख दी हैं, सब डिफरेंट तरीक़ों से लिखेंगे, तो वो भी हमें समझना आना चाहिए। अगर आपको याद हो ना, स्कूल में तो आपने शॉर्ट स्टोरीज करी हैं,
प्लेस करे हैं, पोएम्स करे हैं, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की आपको थीम समझनी पड़ी थी, लिखने का तरीका. सिमिलरली यू विल हैव टू बी कंफर्टेबल विद डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स ऑफ ऑथर्स. तीसरी चीज जिससे आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, इट्स द वन टाइम रीडिंग. इट्स द वन टाइम रीडिंग. वन टाइम रीडिंग क्यों बताओ? नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं होगा. अगर आप पेपर की बात करो, आपने कभी मॉक वगैरह दिए दिए? तो उसमें क्या होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आप सेम चीज़ को बार बार पढ़ो. एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वैसे ही 6 से 8 मिनट लग जाते हैं. अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लूँ तब भी 6 से 8 मिनट लग जाते हैं. तो आपको क्या लगता है कि आप वो सेम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बार बार पढ़ सकते हो? नहीं. रेफरेंस लेने के लिए जा सकते हो, विच टेक्स 30 सेकेंड्स कि हाँ ये क्वेश्चन है, आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि मेरा आंसर सही है या नहीं. उसके लिए आप जा सकते हो, बट रीडिंग द होल पैसेज अगेन इज नॉट पॉसिबल. तो आपका जो स्किल सेट है, स्किल सेट में हमारी ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. क्या हमें डेवलप करने की, हम जो हमारे टॉपिक्स दिए हैं हम उस पर कंफर्टेबल हो, चाहे हमें उसका नहीं भी आता हो, इंटरेस्ट नहीं हो, बट एटलीस्ट पता हो डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स की ऑथर ने जो भी लिखा है, जिस तरीके से लिखा है, आप उसका एक पैटर्न फॉलो कर पा रहे हो. लास्टली आपने जो पढ़ा है वो एक टाइम में आप रिटेन कर पा रहे हो. ऐसा नहीं कि भाई ऊपर का पढ़ा, सॉरी नीचे का पढ़ते जा रहे हो, ऊपर का भूलते जा रहे हो. इतना तो रिटेंशन आप नहीं करोगे. आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तो मतलब आपका इतना तो हो कि भाई कोई आपको रख रहा है तो तमीज से तो रखे, ये थोड़ा ना, वरना तो क्या ही फायदा है ना. तो ये वाली चीजें हमें देखनी है अपनी स्किल सेट में. चले आगे. एक क्वेश्चन तुम लोगों को पूछना चाहिए मुझसे, पूछो वरना मैं ही पूछूंगी. ये करोगे कैसे? स्किल बनाओगे कैसे? बस पढ़ भी रहे हो तुम न्यूज़पेपर? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अपनी स्किल कैसे बनाओगे. स्किल हम कैसे बना सकते हैं? अगर हम समरीज पे काम करें. समरीज एक तरीके का लिटमस टेस्ट होता है. सपोज आप लोगों को मैंने एक पैसेज दिया पढ़ने के लिए, अब मैं ये तो नहीं पूछूंगी वर्बैटिम से मुझे पढ़ के सुनाओ, मैं यही तो पूछूंगी क्या समझ में आया. अगर आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या समझ में आया, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया. आया समझ में? अगर आप मुझे समरी बता दोगे और मुझे लगेगा कि ये ठीक समरी है, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ गया. अगर आप समरी सही से नहीं बता पा रहे हो तो मुझे समझ में आ जाएगा अच्छा इसे समझ में नहीं आया क्योंकि ये तमीज से उसे ब्रीफ नहीं कर पाया. अब समरीज एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग अगेन बचपन से करते हो. बचपन क्या मतलब जब से आपने होश संभाला है तब से आप करते हुए आ रहे हो. लेट्स ट्राई टू टेक इट विद एग्जांपल. क्या आप लोग सारे टॉपर स्टूडेंट्स हो कि भाई 2 महीने पहले से आपका सिलेबस कंप्लीट रहता था? नहीं. ठीक है, मैं भी नहीं थी. क्या था कि एक रात पहले लेके बैठते हैं चीज़ें, अर्पित प्रियांशु पहले से कंप्लीट करके रखते हो. हाँ तो मतलब नहीं ना, तो करा है ना ये वाली हरकत. ठीक है. एक हाँ हाँ वो हो जाती है, एक दिन पहले करो. अब काफ़ी बार क्या होता है, एक दिन पहले जब हम कर रहे होते हैं तो सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है. आई डोंट नो अगर आपने किया हो, मैंने तो किया है कि जैसे मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग ऑन कि मैं कितने लोगों पे ट्रस्ट कर रही हूँ, मैं उतने हिसाब से सिलेबस बांट देती थी. जैसे 2 लोग हैं तो 2 में बांट लिया, 3 हैं तो 3 में बांट लिया. फिर क्या फर्स्ट पार्ट में है, सेकेंड पार्ट ए, थर्ड पार्ट सी. और फिर हम लोग क्या करते थे, अपना अपना पढ़ लिया, उसके बाद समरीज बताते थे. आपने भी ऐसा किया होगा एग्जाम से पहले, यार ये टॉपिक नहीं आया प्लीज जल्दी से बता दे, मैं वही पॉइंटर्स लिख दूंगा. अब आपको वो पूरा चैप्टर स्किप करने की मतलब पढ़ने की जरूरत पड़ी, वो इंसान ने समरी बता दी. यूट्यूब के आपके मैराथन वीडियोस वगैरह जो भी होते हैं, तो आप वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते हो, बट यू एक्चुअली काइंड ऑफ रीड ऑन द समरीज. तो यूट्यूब से तो देखो सबने प्रिपरेशन करी है कि भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आधे आधे जो सबसे छोटी वीडियो उसे उठा के देख लो कि अच्छा हमारा सारा पॉइंट्स कवर हो गए हैं. ये सबने किया है. तो ये क्या है, आपका समरीज ही हुई एक तरीके से. तो समरीज इज नॉट समथिंग लाइक यू हैव नॉट डन, इट्स समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग सिंस अ वेरी यंग एज.
तो हमारा क्या काम है, अगर हमें अपनी रीडिंग स्किल बनानी है, हमें अगर रीडिंग स्किल बनानी है तो हमें समरीज पे काम करना होगा, ठीक है। समरीज पे हमें दो तरीके से काम करना होगा। दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल थिंग, आई नो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, मैं पहले ही बता दूं आज की क्लास थ्योरी है तो थोड़ी बोरिंग लग सकती है, बट इसी से बेसिक समझ में आएंगे। अगर आपके अभी भी आउट ऑफ 5 4 सही होते हैं, वो एक आंसर क्यों गलत होता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन की वजह से गलत होता है। अगर ये थोड़ी सी 1-2 महीने भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो बहुत ज़्यादा जंप मिलेगी आपको, किसमें, आगे वाले जितने भी फ्यूचर में एग्जाम्स दोगे उसमें। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक एग्जाम में, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी तक में आता है। तो अगर आपको स्किल समझ में आ जाएगी, अगर आपको आइडिया समझ में आएगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू वर्क थ्रू आउट योर लाइफ। अब इस पे आ जाते हैं राइटिंग समरीज। इसमें क्या होता है, जब भी आप समरी लिखो तो आप 4 चीज़ों पे फोकस करते हो। क्या क्या? सपोज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, समरी बनानी है, क्या क्या लिखोगे, बताओ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, समरी बनानी है, क्या क्या लिखोगे, क्या क्या बताओगे, बताओ। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। थैंक यू अच्छा। कि भैया ये टॉपिक ही क्या है, ऐसे थोड़ा ना रैंडमली स्टार्ट हो जाओगे ट्रेन की तरह, पहले ये तो बताओगे चाह कहाँ रही है, कौन सी है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद आप क्या दोगे, मेन आइडियाज। मेन आइडियाज क्या होते हैं कि ऑथर ने लिखा क्यों है, कहना क्या चाहता है, whatever his statement is, whatever his viewpoint is, all those things that you will write. फिर हमारा आता है सपोर्टिंग आइडियाज। क्या बता, इंट्रोडक्शन क्या है कि ये टॉपिक जो है, ये रिव्यू है, ये किस चीज़ पे लिख रहे हैं, क्या हमें इम्पैक्ट्स बता रही हो करप्शन के, या इम्पैक्ट ऑफ 5G स्कैम इन इंडिया, उसके बारे में ये पूरा टॉपिक है। अब उसमें मैंने क्या लिखा मेन आइडिया में कि ऑथर इस टॉपिक में उसे क्रिटिसाइज कर रहा है, या उसके व्यू पॉइंट्स बता रहा है, या उसके फैक्ट्स बता रहा है, या उसके बाद की जो चीज़ें हुई हैं वो बता रहा है, या वो बहुत अगेंस्ट है उसके, या वो रीजनिंग दे रहे हो उसे जस्टिफाई करने के, वो तरीके से आपका मेन आइडिया हो जाएगा। इंट्रोडक्शन तो हुआ, ये है क्या, ये बवाल क्या है, जो पूरा आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया क्यों है, या किस बारे में। दूसरा आपका आएगा ऑथर क्या लिख रहा है, ऑथर के व्यू पॉइंट्स क्या है, लाइक व्हाट डज द ऑथर वांट टू प्रूव और डिसप्रूव। उसके बाद आप सपोर्टिंग आइडियाज लोगे। अब यहाँ पे हमने मेन आइडिया तो बता दिए थे, ऑथर उसके फेवर में या अगेंस्ट में है। अब रैंडम स्टेटमेंट देने से तो फायदा नहीं होता, उसने ऐसा क्यों कहा। अगर सपोज मैं आपसे कहूँ बॉर्डर 2 बहुत ही बकवास मूवी है, ठीक है, कूल, अब मैं, ये तो मेरा मेन आइडिया हो गया, उसके बाद में सपोर्टिव पॉइंट्स दूंगी, क्यों बकवास है, क्योंकि उसमें एक्टिंग बहुत बेकार है, VFX का कोई पता नहीं क्या उन्होंने सिर पैर दिया है, कुछ छोटे बच्चे को दे दिया है, या चैट जीपीटी से करवाया है। तीसरा, उसमें कोई स्टोरी नहीं है, पता नहीं क्या ही चल रहा है, हर जगह ब्लड है, मर रहे हैं, बेवकूफ़ी में कोई लिंक ही नहीं है। उसमें से एक सब मर रहे हैं, बट एक फोटो है देवी जी की जो तैर रही है, नो देखिए बॉर्डर 2, मैं सारे सस्पेंस खत्म नहीं करूँगी, बट हाँ ये सारे क्या हो गए, सपोर्टिंग आइडियाज हो गए। सपोर्टिंग आइडिया जो मेरा मेन आइडिया, उसको मैं कैसे प्रूव और डिसप्रूव कर रही हूँ, चाहे एग्जाम्पल्स के थ्रू, चाहे एक्सप्लेनेशन के थ्रू, वो सारी चीजें। लास्टली क्या, लास्टली हमारा कंक्लूजन। लास्टली हमारा कंक्लूजन कि therefore the author does not like it और author feels that there should be better ways to handle it, ऐसे करके कुछ भी आपका कंक्लूजन होगा जो आपको पैसेज में समझ में आ जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमें हमेशा अपनी समरीज में इंक्लूड करनी चाहिए। आई नो ये वाली चीज़ें आप एग्ज़ाम में नहीं कर सकते, बट अगर ये अभी नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये सारा एक तरीके से आप समझ लो आपका रफ वर्क टाइप वाली चीज़ है। जैसे मैथ्स में आप अभी तो आपको इनटू ऐसे लिख के करना पड़ता है, बट एग्जाम में आपको ट्रिक्स याद होती है कि मेंटल कर पाओ, तो वो मेंटल चीज़ें करने के लिए आपको ये सारा वर्क अभी से करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग कि आप 1 महीने में बिल्कुल फुल थ्रू हो जाओगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये बेसिक है, ये क्लास बार बार होगी नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए कि भाई पढ़ना कैसे है। दूसरी चीज़, अब आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपने देखा होगा कि आपके मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं, नहीं होते हैं,
क्यों होते हैं मल्टीपल पैराग्राफ्स? किसी में पॉजिटिव होता है, किसी में नेगेटिव होता है। हर पैराग्राफ एक अलग टॉपिक या अलग आइडिया दे रहा होता है, इसलिए हम पैराग्राफ से डिफरेंशिएट करते हैं। आप जब भी एसेस लिखते हो, इट्स नॉट लाइक कि आप एक ही चीज़ पूरे लिख लो कि डियर डायरी करके पूरा आपने लिख दिया एक ही बिना लाइन छोड़े। पैराग्राफ हम ऐसे चेंज करते हैं क्योंकि हर पैराग्राफ का एक डिफरेंट रोल होता है प्ले करने के लिए, ठीक है। सपोज ये आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें आपके 4 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, तो स्टार्टिंग से आपको जो अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, आप सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे। सबसे पहले आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, अगर ये आपको समझ में आया बहुत बढ़िया चीज़, अगर नहीं आया इसी को फिर से पढ़ो। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ो और आपको समझना है तो पूरा पढ़ने में फिर से टाइम जाएगा, बट अगर आपको पैराग्राफ पढ़ा समझ में नहीं आया, इसको दोबारा पढ़ने में 1 से 2 मिनट जाएगा, इतना तो आप दे सकते हो, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पैराग्राफ पकड़ेंगे, इसको समझेंगे, इसको समझने के बाद क्या करोगे, आप एक 1 लाइनर में इसका आइडिया लिख लोगे। देखो 2 तरीके से काम करना है, ये नहीं है कि एक करा तो दूसरा नहीं करोगे, दोनों करने हैं। सबसे पहला मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया, क्या किया, उसका एक पैराग्राफ पढ़ा, पढ़ने के बाद समझा, जो भी उसमें समझ में आया आप उसे 1 लाइनर में बना लो, लिख लो। स्टार्टिंग में 10 पैसेज में ये करना, लिख लो, 1 लाइनर लिखना, 4-5 वर्ड्स होंगे। उसके बाद दूसरा पढ़ना, सोचना कि इसमें क्या लिखा है, इसका भी एक 1 लाइनर बना लेना, और ये भी देखना कि कैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ से कनेक्टेड है। सिमिलरली आप ये थर्ड के साथ करना, फोर्थ के साथ करना, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज यू गो एंड राइट द होल समरी। आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज ऑफ समराइजिंग ईच पैराग्राफ इन 1 लाइन, प्लीज ट्राई टू समराइज दिस। इससे क्या होगा, आपको नहीं लगता कि आपका पूरा पैसेज आपने खोल के रख दिया अपने सामने। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको नहीं लगता आपने उसे पूरा डाइसेक्ट कर दिया कि भाई इसके पहले पैराग्राफ में ये है, सेकंड पैराग्राफ में ये, थर्ड पैराग्राफ में ऑथर ये कह रहा है, फोर्थ पैराग्राफ में वो कंपेयर कर रहा है इंडिया को दूसरी कंट्री से, लास्ट में वो कंक्लूजन दे रहा है, फर्स्ट में उसने एक बैकग्राउंड दिया है, सेकंड में उसने उसकी पूरी थ्योरी दी है। इस तरीके से क्या होगा, आपके पास एक आइडिया आ जाएगा कि अच्छा इस पैसेज में कुछ है नहीं, ये पहले बात हुई, दूसरी बात ये हुई, तीसरी बात ये हुई, और लास्टली क्या हुआ, हमने समरी भी लिख ली। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आपके ऊपर फेंक के मारेंगे, आप अच्छे से उसका रिप्लाई दे सकते हो, है ना। तो हमें यही करना है। ये वाली एक्सरसाइज आप एग्जाम में नहीं कर सकते। एग्जाम में क्या होगा, ये सब मेंटली चलेगा, एग्जाम में आपके दिमाग में ये चीजें चल रही होंगी रादर देन राइटिंग, बट ये राइटिंग वाली चीजें आपको अभी करनी पड़ेंगी। मैं बहुत जोर दे रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये हर क्लास में नहीं होता, इसीलिए मैं बार बार जोर दे रही हूँ, ठीक है। पक्का, चले आगे, कूल। अब ये करोगे कहाँ से, सारे क्वेश्चंस मैं ही पूछ देती हूँ। अब ये करोगे कहाँ से, सबसे पहला आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, पहले उसमें समरी एक्सरसाइजेज ही हैं, तो आप पहले इतना वो फोकस मत करना कि क्वेश्चन ही करना है। पहले क्या है आपका काम कि आप समरी करना स्टार्ट करो, पैराग्राफ लो, समरी करो। आंसर नहीं समझ में आया, वैसे तो आंसर दिए हैं, नहीं समझ में आया मेरे पास आ जाओ, नहीं आ पा रहे हो रोज रोज, अगर हो रहा है चैट जीपीटी 3-4 फोटोज अपलोड करने देता है ना, तो वो तो दिन में मिनिमम आप 2 से 3 पैसेजेस कर लो, पैसेजेस कह रही हूँ, मिनिमम 2 से 3 पैसेजेस करोगे तो आपको क्या लगता है नहीं हो पाएगा। वैसे बैंक और एसएससी में इजी लैंग्वेज ही होती है, आपका जो लेवल है बहुत बड़ा है, तो इसीलिए मतलब उन पैसेजेस से ऊपर है, तो आप एक भी मार्क्स क्यों छोड़ो, हमें बेटर से बेटर रैंक चाहिए ना, तो एक भी मार्क्स क्यों छोड़ो जब ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हो। तो ये वाली एक एक्सरसाइज है जो आपको हमेशा काम आएगी। दूसरी चीज, जब आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस खत्म हो जाए, जो सॉल्व करके हो जाने चाहिए, हो जाए, उसके बाद क्या करो, न्यूज़पेपर उठाओ। न्यूज़पेपर तो वैसे रोज ही पढ़ना है आपको, सबके पास है सब्सक्रिप्शन, तुम तो अच्छी बच्ची हो, बताओ क्या। भैया प्लीज आप लोग न्यूज़पेपर ले लेना, दिक्कत हो तो सब लोग मिल के एक ले लेना, कुछ तो कर लेना,
4-5 रुपए का आता है, रोज 1 रुपए डाल दो बस हो जाएगा, ठीक है। एक दिन तो पढ़ लिया, वो दूसरे दिन दे दिया, बट नया खरीद लेना, ऐसे नहीं एक ही हफ्ते में चला रहे हो, ऐसे मत करना। पता चला समोसा रख के खा रहे हैं। क्या 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 ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपका एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। न्यूज़पेपर आपकी एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है, और वो डेली बेसिस पे करनी है। पहली चीज़ आपका इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आपका जीके आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, और मोर ओवर आपके इंटरव्यूज भी होंगे। तो यू हैव टू बी अपडेटेड बाय ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू। तो आपको इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। हिंदी का भी पढ़ लो, बट फिर वो सेंटेंस फॉर्मेशन सही से नहीं आएगा। अभी से थोड़ा काम करना स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बाद में नहीं हो सकती। मैथ्स में फॉर्मूला याद करोगे, अगले दिन कर सकते हो, बट इंग्लिश में नहीं कर सकते। चलो, सपोज ये आपका न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर पे जो फ्रंट पेज होता है उसमें ये सपोज लीड आर्टिकल है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। अब समराइज क्या करना है आपको, एडिटोरियल करोगे या क्या? नहीं, लीड आर्टिकल, ये जो आपका बिल्कुल बीच में होता है, जो एक बिल्कुल हेडलाइन होती है, लोग कहते हैं कि हेडलाइन छप जाएगी कल के अखबारों में, उसको हमें समराइज करना है। अब उसको हमें समराइज क्यों करना है, एक लॉजिक सोचो। जब आप एडिटोरियल की बात कर रहे हो, अगर आपने कभी पढ़ा हो जीवन में एडिटोरियल, तो दैट वर्क्स विद द सेम ग्रुप ऑफ एडिटर्स, एज इन सेम पीपल या सेम लोग ही लिखते हैं एडिटोरियल्स। तो उसमें आपकी राइटिंग स्टाइल घूम फिर के एक ही हो जाएगी। बट अगर आप अपना लीड आर्टिकल देखो, हर रोज एक नया इंसान लिख रहा होता है, हर रोज एक नया इंसान नए टॉपिक पे लिख रहा होता है। तो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर समराइजिंग। क्यों? डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट टॉपिक, वन टाइम रीडिंग तो करके ही होगी, वो तो टाइम के साथ आएगी। और अगर लीड आर्टिकल में देखा होगा, कभी वो इतना नहीं होता, हमेशा यहाँ पे लिखा होता है कंटिन्यूड एट पेज 6 या 7 या कुछ ऐसे करके। तो प्लीज वो पूरा लीड आर्टिकल उठाना, ये नहीं कि यहाँ पे जो छोटा सा दिया है उसको देख के खुश हो गए। काफी बार फोटो के चक्कर में वो पूरा लिख नहीं पाते हैं, तो प्लीज उस लीड आर्टिकल को पूरी तरीके से लिखना। कूल। दूसरी चीज न्यूज़पेपर के साथ क्या करनी है, आपको पता है न्यूज़पेपर में डिफरेंट सेक्शंस हैं। कौन कौन से सेक्शंस होते हैं? सिर्फ स्पोर्ट्स ही पता है, हाँ बताओ। सब कुछ ही होता है। तो क्या करो, आई नो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में मिनिमम 2-2.5 घंटा लग सकता है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, पूरा न्यूज़पेपर 2-2.5-3 घंटे लग सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो। तो आप क्या करना, स्टार्टिंग में मिनिमम 3 सेक्शंस, मतलब अगर इंटरेस्ट आ रहा है, देखो पहली बात जब आप स्टार्ट करो, एक हफ्ता तो आपको पहले आदत लगानी पड़ेगी। आदत कैसे लगेगी, जो आपकी इंटरेस्ट वाली चीज़ है उसे पढ़ के। अगर स्टार्टिंग से कहोगे, रोज ये होता है कि कल से मैं इतनी एक्सरसाइज करूँगा, बिल्कुल वो नहीं हो सकता। कंसिस्टेंसी एक थोड़ा वो वर्ड होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आप पहले के 10 दिन ट्राई करो कि मैं चलो एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा हूँ, 1 घंटा आधा घंटा कोई भी बट उठा के देगा, तो वो एक थोड़ा आदत लग जाएगी उठते ही न्यूज़पेपर देखना है। तो फिर आप थोड़ा डिफिकल्ट स्टार्ट करना। अभी देखो टाइम है, इसीलिए की चीज़ें कह रही हूँ, वरना तो बोलना और करने में बहुत डिफरेंस होता है। ज्ञान सबको दे देता है, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन मिल जाता है, बट करना पड़ेगा। कूल। तो पहले के 10 दिन चाहे अपनी इंटरेस्ट वाली न्यूज़ पढ़ लेना, एटलीस्ट थोड़ी वो लग जाएगी आदत की, हाँ उठ के। और अगर नहीं पढ़ोगे तो घर वालों से चप्पलें भी खाओगे कि भाई पैसे भी जा रहे हैं, उन्होंने पढ़ भी नहीं रहे, हम तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो तुम लोग? होता है तुम लोगों के साथ? मेरे साथ तो बहुत होता है। क्या? अच्छा ठीक है। नहीं, मेरे घर वाले पढ़ने बट उन्हें टाइम लगेगा, जैसे मुझे हिंदी में लगेगा उन्हें इंग्लिश में लगता है, तो वो कहते हैं हम तो ये पढ़ते नहीं हैं, तो वो में बहुत डांट लग जाती है फिर, तो फिर वो बंद ही हो जाता है अल्टीमेटली 2 दिन के बाद। ठीक है, चलो।
हाँ मिनिमम 3 सेक्शंस इन अ वे कि आज सपोज आपने पॉलिटिक्स नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ ली, कल आप स्पोर्ट्स बिजनेस और लीगल न्यूज़ पढ़ लो, ऐसे करके परसों आपने एडिटोरियल पढ़ लिया, फिर कोई और 2 आपने मिक्स कर ली। तो रोज 3 सेक्शंस आप अपने जंबल करते रहो, ये नहीं कि सेम ही सेक्शंस पढ़े चल रहे हैं, बिजनेस और स्पोर्ट्स पढ़े चल रहे हैं, स्पोर्ट्स आप देख भी रहे हो ऑनलाइन, तो वो वाली चीज़ मत करना। थोड़ा आप मिनिमम अपने 3 सेक्शंस डेली पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। आई नो ज्ञान बहुत ज़्यादा है बट चीज़ें करनी पड़ेंगी इसलिए दे रही हूँ। तो इससे आपका क्या होगा, सबसे पहले एक आर्टिकल तो आप समराइज कर रहे हो, दूसरा आपकी रीडिंग स्किल्स भी थोड़ी बेटर हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे इंटरव्यू में हिंदी नहीं बोलनी है, और हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी तब आगे कर सकते हैं जो हम नॉर्मल एंड बट बस यही हमारी वोकैबुलरी है, उसको थोड़ा एक्सपैंड करोगे। कैसे करोगे? उससे नहीं हो, इंस्टाग्राम फेसबुक इन सारी चीज़ों से नहीं होता है एक्सपैंड होता है पढ़ने से। तो न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो चेंज होती रहती है, उसमें नए वर्ड्स भी आते हैं, नई वोकैब भी होती। नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट मत कर देना, आई डोंट थिंक सो करोगे, बट तब भी वीडियो वालों को लेके है रही हूँ मैं कि नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट मत करना। क्यों? क्योंकि वो सेम टॉपिक होता है, सेम राइटिंग स्टाइल होता है और सेम ही आइडिया चल रहा होता है। हमें डिफरेंट चीज़ें चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा पैसेज भी अलग अलग होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, समझ गए? कोई टॉपिक पे कुछ इशू डाउट देख लो एक बार, लगवा लोगे अपना वो न्यूज़पेपर, या जब घर जाओ तो बीच में से खरीदते हुए चले जाना कहीं। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? चाय वालों के पास, हाँ सही बात है, वहीं पे मिलता है, वरना पहले वहाँ शील चौराहे पे बैठता था साइड में। अरे जहाँ हिंदी मिलेगा वहाँ इंग्लिश भी मिलेगा। अरे वो अपना थोड़ी ना बेच के देगा तुम्हें, वो रख। प्लीज रोज बनवा लेना, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत लगे कॉन्ट्री करके 2 लोग कर लेना, ठीक है। और भी दिक्कत लगे 3 लोग कर लेना, बट कर लेना। ऑनलाइन अभी मत लेना, अभी ऑफलाइन से ही स्टार्ट करना। ऑनलाइन में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, एक टैब में न्यूज़पेपर हुआ, दूसरे में नेटफ्लिक्स वगैरह खुल जाता है, एड्स भी आते हैं और ज़्यादा पैसे भी जाते हैं। इसमें क्या है, एटलीस्ट आपकी फिजिकल कॉपी होगी ना तो हाँ आपको लगेगा भी कि हाँ कि कुछ करना है। कूल, ये कर लोगे पक्का? रोज़ पूछूंगी मैं, मतलब रोज़ तो मैं नहीं आती बट पूछूंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया रीडिंग स्पीड से। तो अगर आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी तो आपकी एक्यूरेसी ऊपर जाएगी, और एक्यूरेसी ऊपर जाएगी तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो 3 इडियट्स का डायलॉग, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्यूरेसी के पीछे भागेंगे जिससे हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। कूल, चलो आगे। अब आते हैं हम एक अपना दूसरा टॉपिक विच इज सिलेक्शन ऑफ पैसेजेस। सिलेक्शन ऑफ पैसेज। अब आपके एग्जाम में कितने पैसेजेस आते हैं? देखो आपके शायद एसएससी में एक ही आता है या बैंक में एक आता है? एसएससी में एक आता है, बैंक में आपके 2 या 3 आ जाते हैं। कभी छोटे आते हैं तो 3 आ जाते हैं, बड़े होते हैं तो ज़्यादा आ जाते हैं। सीयूईटी में भी 2-3 आ सकते हैं। अब क्या है, हम सिलेक्शन ऑफ द पैसेज की क्यों बात कर रहे हैं? सपोज आपके पास 3 पैसेज है, ठीक है, 3 का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। 3 पैसेज है और आपके पास है सिर्फ 10 मिनट, 70 मिनट नहीं 10 मिनट, ठीक है। क्या करोगे? कैसे छोड़ दोगे? 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन है। चलो ठीक है, लॉजिक चीज स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट है, 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तीनों तो सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी हालत में, ठीक है। अब बताओ किस हिसाब से करोगे? क्या थोड़े थोड़े कैसे होंगे? सिंगल रीडिंग में जिसके आंसर निकलते जाए वो मार्क करते हैं। क्वेश्चन बड़ा बोल लो जीरो लगा तो लगा मुश्किल होती है। चलो मैं बताती हूँ।
क्या करते हैं सबसे पहली चीज कि तीनों पैसेजेस देखते हैं इन द सेंस कि पढ़ते हैं। अब आप ऐसे तो नहीं है कि देख लिया आपको सब पता चल गया, रोबोट तो वो नहीं कि स्कैन कर लिया, पढ़ना तो पड़ेगा। सपोज आपने ये पैसेज पढ़ा, कितना मिनट लग रहा है? 2 मिनट 5 मिनट 4 चलो 4 मिनट ले लेते हैं, 3 से 4 मिनट ले लें। 2 मिनट नहीं लग सकता, 2 मिनट कैसे लगेगा? एसएससी में लग जाएगा तो, लेकिन बैंकर्स में होता है 2 मिनट में कैसे पूरा पढ़ लोगे? एसएससी में छोटा ऊपर ऊपर वाला पढ़ना। नहीं, एनसी वाला पढ़ा जाता है, बस बैंक वाला बहुत छोटा आता है, कोई नहीं आता है। छोटा आता है तो वो तो कर सकते हो, बट तब भी किस हिसाब से करोगे? क्योंकि दो मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं भाई। 2 मिनट तो आपके पैराग्रामर क्वेश्चन में चले जाते हैं, 2 मिनट आपके ग्रामर क्वेश्चंस में भी चले जाते हैं, तो 2 मिनट तो बहुत ही कम हुआ। मैम एसएससी में 10 मिनट में तो इंग्लिश करनी है। क्या? एसएससी में 10 मिनट में तो इंग्लिश करनी होती है। अरे यार कोई भी एग्जाम हुआ, मैं तो बेसिक चीज बता रही हूँ, एग्जाम्पल है। चलो 4 ले लिया है, 4 ले लिया, ठीक है। पढ़ा है आपने, अभी क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं, फिर इस पे आए, फिर इस पे टाइम चला गया आपका 3 मिनट, फिर इस पे चला गया। क्वेश्चंस अभी सॉल्व ही नहीं कर पाए हो, समझ ही पा रहे हो? क्योंकि आप सोचो क्वेश्चंस देखोगे तो 2 मिनट उसमें चला जाएगा, तो पूरा 10 मिनट तो यहीं हो जाएंगे एक पैसेज पे। तो ये वाला अप्रोच नहीं लेना। ये मैं तब बता रही हूँ जब आपके पास ज़्यादा पैसेजेस हो, लंबे लंबे पैसेज हो या छोटे पैसेज बट ज़्यादा है और टाइम कम है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये तो बहुत ही स्टूपिड चीज़ है जो हो रही है कि पूरा पूरा पढ़ो, विच इज़ नॉट इवन पॉसिबल, और कोई अपने राइट माइंड में ये हरकत नहीं करेगा, प्लीज़ मत करना। तो लोग क्या करते हैं कि इसका एक पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, पैराग्राफ पढ़ के आइडिया लग जाता है कि टॉपिक क्या है, इसका एक पैराग्राफ पढ़ा और इसका एक पैराग्राफ पढ़ा, और अब डिसाइड करो कि कौन सा करें। ऐसा कर सकते हैं? बट सुनो, जब आप ये 3 पैराग्राफ पढ़ो कितना टाइम जाएगा? 3 मिनट, ठीक है। अभी आपने सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करा है, बट आपके 10 मिनट से 3 मिनट ऑलरेडी माइनस हो गए हैं। तो क्या लगता है, ये अप्रोच सही है? मतलब लॉजिकली सोचो, पहली बात क्या होगा कि यार 3 है, किसमें मैं ज़्यादा मार्क्स बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, तो मैं वही तो पैसे ढूंढूंगी जो मुझे पसंद होगा। तो पहले तो मैं देखूंगी, तो उसमें मेरे 3 मिनट चले गए, 2-3 मिनट गए, बट 7-8 मिनट भी बहुत कम ही हो गए। तो क्या अप्रोच रखनी चाहिए? आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 पे है, इसका आपने पैराग्राफ पढ़ा, अगर आपको ये पढ़ के सही लगा तो यहीं पे ये सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। वेट मत करना कि मैं पहले कंपेयर करूं। जब आप पहला पैसेज पढ़ रहे हो, एक पैराग्राफ पढ़ लिया, लग रहा है कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, पूरा सॉल्व करने लगना, ठीक है। ये सॉल्व किया, 6 मिनट मान लो, 6 मिनट मान लो, ये हो गया। दूसरे पे गए, पहला पैराग्राफ पढ़ा, नहीं समझ में आया, तुरंत छोड़ दो, पूरा करो ही मत, इस पे चल जाओ, एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। तो ये वाली चीज मत करना कि पहले कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या आया क्या नहीं आया, जो क्वेश्चन आए सॉल्व करते चलो। अगर आ रहा है बहुत ही बढ़िया, नहीं आ रहा उसे रेड मार्क करके आगे पहुंच जाओ, अगर टाइम बचेगा वापस आ जाना, कोई मना नहीं कर रहा वापस आने पे। बट ये मत करना कि पहले मैं देख लूँ, काश हो जाए, नहीं हो पाए, वो वाली हरकतें हमें करनी ही नहीं है। अगर आपके पास कभी ऐसा सिनेरियो, चाहे पैसेज हो या बड़े क्वेश्चंस हो, कभी भी ऐसा कोई सिनेरियो, टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, हमेशा ये देखो कौन कौन से सॉल्व हो रहा है, रादर देन गेटिंग परेशान या आप सोचते रहो कि मैं क्या सॉल्व करूँ क्या नहीं करूँ, उस हिसाब से। अब जब आप सिलेक्शन ऑफ पैसेज करते हो, वो 3 तरीके से करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज क्या हुआ? हर इंसान ने कोई कोर्स करा होता है, ठीक है। सपोज आपने कंप्यूटर्स पे करा है, बिजनेस पे करा है, हिस्ट्री पे करा है, क्योंकि बैंक और एसएससी में कोई भी फील्ड के दे सकता है, लॉ करी है आपने, ऑनर्स का कुछ भी हो सकता है। तो सबके पास ना चाहते हो आपको सब्जेक्ट पसंद ना हो, बट सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत है, ठीक है। अगर सपोज आपने बिजनेस पे करा तो आपको ट्रेडिंग के साथ अच्छे से आएंगे, तो ये आपकी सब्जेक्ट नॉलेज होती है, जो आपको चाहे आए ना आए, बट वो आप पढ़ के समझ जाओगे। दूसरी चीज, हम किस हिसाब से अपना पैसेज सिलेक्ट करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अफिनिटी। अफिनिटी क्या होता है? लाइकलीनेस। अफिनिटी क्या होता है? लाइकलीनेस टुवर्ड्स समथिंग।
अब मेरा सब्जेक्ट तो सपोज लॉ था, बट इंटरेस्ट मुझे किस में आता है, एंटरटेनमेंट कह सकते हो, साइंस कह सकते हो, फैशन कह सकते हो, ये सारी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट आता है, या मैं बहुत ट्रेडिंग करती हूँ, तो वो सारे मेरे इंटरेस्ट के पॉइंट्स हो गए, तो मुझे उसकी भी तो नॉलेज होगी, तो ये मेरे अफिनिटी में आ गया। चाहे मुझे इसमें ज़्यादा नॉलेज हो, बट स्टिल ये भी तो मैं लूँगी। अगर सपोज लॉ वाला है तो मैं तो वो तुरंत उठाऊंगी। तीसरी चीज़ क्या होती है, आपके कुछ टॉपिक्स डिवाइडेड होते हैं एब्स्ट्रैक्ट और मंडेन में। आपके कुछ टॉपिक्स डिवाइडेड होते हैं किसमें, एब्स्ट्रैक्ट में और मंडेन में। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को हम अवॉइड करते हैं लेना, क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थोड़े डिफिकल्ट होते हैं इन अ वे कि वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, फिलोसफी ऑफ लाइफ, पहले कौन आया था, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको वो वाले अपने पैसेजेस याद हो, कार्ल मार्क्स, सोशलिस्ट थ्योरीज, ये सारी रैंडम फिलोसफी थ्योरीज, तो वो समझने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर मैं 3 पैसेज तो क्या हम उसे उठाएंगे भाई, उसे समझने में ही 15 मिनट लगेंगे। मेरे साथ भी होता है क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, एरिस्टोक्रेट ने क्या कहा था, सैलमन ने क्या कहा था, यही सारे हमारे सोशलिस्ट वगैरह हैं, तो इनकी बातें हमें समझ वैसे नहीं आती, तो इनको हम अवॉइड करेंगे। मंडेन टॉपिक्स क्या हुए, जो आपके डे टू डे वाले टॉपिक्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग, करप्शन, टेररिज्म, ये वाले ऐसे टॉपिक्स हैं कि भाई हमने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, हमें आइडिया सब कुछ है इसके बारे में, तो ये वाले टॉपिक्स हमारे हर के प्रिपेयर्ड होते हैं। तो हम जब भी टॉपिक सेलेक्ट करो तो किस बेसिस पे आइडिया ले सकते हो, रैंडम चीज़ें मत उठाना, सब्जेक्ट नॉलेज उठा लो। और ये तो चॉइस है ही, करने तो वैसे सभी हैं, ये सिर्फ तभी है जब आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट हो। कूल, तो ये आपकी 3 चीज़ों के हिसाब से आप अपने टॉपिक्स लिखोगे। कोई दिक्कत? चलें आगे। चलो, अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। हाँ, जब भी आप पैसेज करते हो, आप सबने करे ही है पैसेज, जब भी आप पैसेज करते हो तो आप किस तरीके से करते हो, मतलब सबसे पहली चीज़ क्या करते हो बताओ। जब भी रीडिंग पैसेज करते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो, सबसे पहली चीज़ क्या करते हो? पैसेज पढ़ते हो या क्वेश्चंस पढ़ते हो? ठीक है, कौन कौन क्वेश्चंस करता है पहले? सभी करते हो, ठीक है। अच्छा सपोज क्वेश्चन तो एक ही आता है, सिर्फ वो बार-बार चेंज करनी पड़ेगी इसकी, तब क्वेश्चन पढ़ता हूँ, पैसेज तो एक ही बार। नहीं लोग करते हैं, इनसे पूछो। बार-बार आगे जाऊँगी। करते हैं, पूछो इनसे, यही तो करते हो तुम लोग। वो तो मैं तब आसान होगा ना जब ऑफलाइन पेपर है, मतलब पहले वाला तब ठीक। अच्छा ठीक है, करा है, मैं भी बता रही हूँ कि कौन सा बेटर है। बट सुनो, जब आप लोग करते हो ये पैसेज, मैं क्या पूछ रही थी, हाँ, आपके क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं? क्या आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं या क्या सोचना पड़ता है? सोचना पड़ता है, हाँ, डायरेक्ट मिल जाता है, 2 मिल जाते हैं, बाकी 3 के लिए क्या करते हो? वो सोच, अच्छा ठीक है, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस पहले करते हो, ये अप्रोच स्कूल में बहुत अच्छे से काम होती थी। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में आंसर्स डायरेक्ट दिए होते थे, आपको कुछ भी A to Z कुछ नहीं सोचना होता था, बस ढूंढना होता था। अब आप जब कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स कर रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ ढूंढना नहीं है, आपको सोचना भी है। सोचना इन द सेंस, कभी आपसे वो टाइटल पूछ लेते हैं कि आप बताओ इस टॉपिक का क्या टाइटल हो सकता है, आप बताओ कि ऑथर ने क्या कंक्लूजन दिया है, आप बताओ ऑथर किस चीज़ को सपोर्ट करेगा, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये वाले क्वेश्चंस अगर आप ढूंढोगे भी तब भी नहीं मिलेंगे। हम अगर क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं तो हमारा मेन एम क्या रहता है कि हम आंसर्स ढूंढ रहे हैं बस। अगर सपोज मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा इसमें से ढूंढो, सिर्फ और सिर्फ आंसर ढूंढोगे, आप लोग पैसेज समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसीलिए हमेशा हमें ट्रेडिशनल रीडिंग पे जाना चाहिए। व्हाट इज ट्रेडिशनल रीडिंग? कि आप पैसेज पहले पढ़ रहे हो फिर आप क्वेश्चंस पे जा रहे हो। क्यों? मैं इसका भी रीजन बताती हूँ। अगर आप पैसेज पहले पढ़ रहे हो
तो आप हमेशा एक न्यूट्रल माइंड से पढ़ते हो, इन अ सेंस कि अच्छा इस पैसेज में ये दिया है, ये कहना चाहता है ऑथर, ये कह रहा है। अब जब आप क्वेश्चंस पे जाते हो, इट इज इजियर फॉर यू टू आंसर। अगर डेटा वाला है तो भाई 2 सेकंड का रेफरेंस लेके आप देख सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर थिंकिंग वाला है तो आपको पूरा पैसेज फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी थिंकिंग वाली है, बताओ और पे जैसा होता है नहीं होता है? नहीं होता, मैं हो जाता, मिल जाता सच है। मतलब वो तो तुम्हारा लगे कभी कभी बहुत इजी आ जाता है, वो हो जाता है। तो वो तो सबके लिए इजी है फिर। हाँ, तो नहीं, बट तब भी उसमें भी अप्रोच में अगर आप देखो तो आपको पहले पैसेज ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेटा वाला है, तब भी आपको एटलीस्ट पता तो है भाई, अच्छा मुझे ये सेकंड पैराग्राफ में था। अगर डेटा वाला है तो हमें पता है सेकंड पैराग्राफ में 2 सेकंड का रेफरेंस लेके आप पूरा कर सकते हो। अब आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जामिनर्स होते हैं, बहुत चालू होते हैं। क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस देख के आंसर्स ढूंढते हैं। वो जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो वो कोई कीवर्ड उठा लेते हैं आपके पैसेज से और उसको ऑप्शन में डाल देते हैं। हमेशा, मैं कह रही हूँ ना, मैं हमेशा नहीं कह रही हूँ, कभी कभी वो आंसर सही नहीं होते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा ये कीवर्ड था, हमें समझ में तो कुछ आया नहीं, बस मार्क इसलिए कर दिया क्योंकि आई सॉ द सेम काइंड ऑफ लैंग्वेज, एक सेम तरीके की लैंग्वेज लिखी इसलिए मैं उसे वहाँ मार्क कर रहा हूँ। तो ये एग्जामिनर्स चालूबंदी करते हैं। क्यों? क्योंकि एक आध क्वेश्चन से बहुत रैंक पे डिफरेंस आता है। अगर आपने कभी कट ऑफ लिस्ट देखी हो, कभी आपने रिजल्ट लिस्ट देखी हो, एक नंबर पे हजारों बच्चे होते हैं, पॉइंट नंबर पे भी हजारों बच्चे होते हैं, तो आप एक भी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। यू गाइज आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग कि भाई मैं पास हो जाऊं, यू आर प्रिपेयरिंग टू गेट अ गुड रैंक। तो प्लीज एक भी गलती करना अवॉइड करो। तो अगर आपके पास टाइम है, विच यू गाइज विल हैव, एंड आपकी रीडिंग स्पीड भी अच्छी है, जो मुझे पता है क्योंकि आप क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो अच्छी है, तो उस चीज को बेफालतू में नंबर मत बांटते फिरो। तो क्या करोगे, पहले क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, पहले हम पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। बट अगर टाइम कम है, अगर टाइम बहुत कम है, जैसे 5 मिनट है, एक पैसेज बचा है, अब पूरा तो पहले नहीं पढ़ पाओगे, तो वो क्वेश्चंस ढूंढ लो जो डेटा वाले हैं, जो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आपको आंसर मिल सकता है, वो ढूंढ लो और वो आंसर्स मार्क कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सोचने वालों में तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप 4-5 क्वेश्चन में ये तो आइडेंटिफाई कर लोगे कौन से 2 डेटा वाले हैं, वो आइडेंटिफाई कर ले, वो कर लियो, और अब 3 मिनट भी बचे तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन ढूंढ लोगे। नहीं ढूंढ पा रहे हो तो एटलीस्ट यू विल बी इन अ सेफ जोन। तो वो वाले क्वेश्चन पहले करने वाली चीज आप सिर्फ तभी करो जब आपके पास टाइम कंस्ट्रेन हो, ठीक है? तो जब भी आपका रीडिंग मेथड हो, ऑलवेज गो फॉर पैसेज फर्स्ट देन क्वेश्चंस। बोलो अर्पित, कुछ टिप्पणी? पक्का समझ में आया मैं क्यों कह रही हूँ? एक बार करके देखना, आपको खुद समझ में आएगा। हमारा एम नहीं है कि हम आउट ऑफ 5 4 ही सही करें, हमें सारे सही करने हैं। तो हम किस तरीके से करेंगे सारे सही, कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ें फिर हम पैसेज पे जाएं, ठीक है? नहीं करेंगे ये, हम पहले पैसेज जाए फिर क्वेश्चंस पे आए। तुम लोग यार सही भी नहीं करते हो मुझे। चलो, मैं कंफ्यूज हो गई थी ना, हो जाता है। अब हमारा 4th चीज आई अंडरलाइनिंग। हमारी 4th चीज आई अंडरलाइनिंग। आई नो आपका ऑनलाइन पेपर है, स्क्रीन पे नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस वाली हैं। क्यों? अभी न्यूज़पेपर तो खरीदना है। अरे तो क्वेश्चन की अंडरलाइनिंग नहीं है। देखो, जब भी हम अंडरलाइनिंग की बात करते हैं तो हमें लगता है कि अरे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसे अंडरलाइन करें, बट अगर आपको अंडरलाइन करना है, वो मैं 3 चीज़ें बता रही हूँ, सिर्फ वही अंडरलाइन करना। क्या क्या? सबसे पहले आपके प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होते हैं कि कोई भी यूनिक और इंडिविजुअल चीज वाले प्रॉपर नाउन्स होते हैं, ठीक है? दूसरा आपका डेटा और फिगर्स। ठीक है, ये 3 चीजें आप अंडरलाइन करोगे, प्रॉपर नाउन्स, डेटा एंड फिगर्स, कोटेशन एंड फ्रेजेस, दैट इज जो भी डबल इन्वर्टेड में दे आओ। ये हम क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले ये वाली सारी चीजें आपकी डेटा टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आती हैं। काफी बार आपसे पूछ लेते हैं उस इंसान का व्यू पॉइंट क्या था,
कौन से ईयर में किस जगह पे काम हुआ था, उसने क्या कहा था, उसने जो कहा उसका मीनिंग क्या है, ये जो आपको डबल इन्वर्टेड में है इसका पर्पस क्या है। तो रैदर देन रिमेम्बरिंग ऑल दोज डिटेल्स, अगर आप अंडरलाइन कर लोगे, आप डायरेक्टली जब क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली उस जगह जंप कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हम अंडरलाइन करते हैं। इसको एक बहुत इजी एग्जांपल से समझो। सपोज आप लोग एक हाई पोस्ट के पुलिस ऑफिसर्स हो, एक हाई पोस्ट के पुलिस ऑफिसर्स हो, मैंने आपको अपनी पार्टी में बुलाया, पार्टी में इन द सेंस मेरी पार्टी में सब कुछ चल रहा है मस्त तरीके से, आप लोग इनफॉर्मल कैपेसिटी पे वहाँ हो, वहाँ पे सपोज यश है दूसरा वाला, ठीक है, वो उसने बहुत ज़्यादा पी ली है, आप लोग जानते नहीं हो उसे, बट एक आप फेस दे रही हो रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसने बहुत ज़्यादा पी ली है और आपको लग रहा है कि वो कुछ सीन करने वाला है। अब ऑब्वियसली हम लोग तो नहीं देखेंगे, जो नॉर्मल पर्सन है, कॉमन पीपल है, वो लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है मजे कर रहे हैं चल, बट यू बीइंग अ पुलिस ऑफिसर डोंट यू थिंक आप की नज़र इनवॉलेंटरीली अनकॉन्शियसली उसको ढूंढती रहेगी कि भाई उसने कुछ करना दिया हो, होगा नहीं होगा, वैसे भी उसको ढूंढते रहोगे अंदर तो, बट तब भी व्हाट डू यू थिंक, बताओ होगा नहीं होगा, ऐसे नहीं क्या, अरे मतलब ये वाली चीज़ें नॉर्मल सी होती हैं कि अगर आपको चीज़ें जो डेली बेसिस पे कर रहे हो इनवॉलेंट्रीली या आप अनकॉन्शियसली वो नॉर्मली करने लगते हो, चाहे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऑफ ड्यूटी हो, बट वो वाली चीज़ें आ जाती हैं। सिमिलरली अगर आप एक डॉक्टर हो, आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, बट यार किसी के हाथ स्वेलिंग देख के या किसी के मुंह पे बहुत सारे दाने देख के आप कहोगे अच्छा ठीक है, मन में ही सोच लेते हो कि इसको ये दिक्कत है, चाहे पूछा किसी ने नहीं है बट बताने लगोगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी इनवॉलेंट्री में आ जाती हैं। सिमिलरली अगर आप अंडरलाइनिंग कर रहे हो, 2-3 महीने आपने करी, तो आपको नहीं लगता आपके दिमाग में वो चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी, जब आप एक्चुअली पेपर सॉल्व करोगे या क्वेश्चंस करोगे तो आपके दिमाग में अच्छा ठीक है ये प्रॉपर नाउन यहाँ पे दिया था, अगर सपोज साइमन कुछ कह रहा है तो साइमन के डायरेक्टली आप सेकंड पैराग्राफ में जा सकते हो, कार्ल मार्क्स ने कुछ कहा है कि अच्छा उसने थर्ड पैराग्राफ में कहा था, मैं वहाँ जाके देख लेता हूँ। तो इसीलिए हमारी अंडरलाइनिंग बहुत काम आती है, क्यों, क्योंकि हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किस बेसिस पे कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। तो ये हमारा हाईलाइट, और हम वो सारी चीज़ें अंडरलाइन नहीं करते कि जो इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि इम्पोर्टेंट कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो आपको अगर याद हो स्कूल में आपकी सारी बुक्स अंडरलाइन रहती होंगी, मेरी तो थी कि अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, फिर लगा कि अच्छा पूरी बुक ही हाईलाइट हो गई मेरी, तो वो सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। लास्टली आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आ गया, मतलब अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करो तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। सबसे पहले क्या, डेटा टाइप, कि जो डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा ओपन बुक एग्जाम की तरह। दूसरा होता है इन्फरेंस बेस्ड, जो आपको समझ के आंसर देना होता है, एज एन आपके काफी बार क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि डायरेक्ट लैंग्वेज आपकी यूज हो रही है, आपको थोड़ा पैराफ्रेज, बात सेम है बट थोड़ा सा पैराफ्रेज वर्जन में आपको आंसर आ जाता है। लास्टली क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड, जिसमें आपकी आर्गुमेंट वाली चीजें आ जाती हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, क्या प्राइमरी पर्पस है, ऑथर ने ऐसा क्यों कहा, आपको क्या लगता है ऑथर कौन सा सपोर्ट करेगा आर्गुमेंट, कौन सा सपोर्ट नहीं करेगा, क्या कंक्लूजन है, ये सारी चीजें आपकी क्रिटिकल रीजनिंग में आ जाती हैं। तो आपके जो 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें बाइफिकेशन हो जाता है कि 2 डेटा टाइप और बाकी 3 इस टाइप के आ जाते हैं। तो हमारा एम क्या है कि हम ये सारी चीजें अच्छे से समझे, जिससे इट विल बी इजियर फॉर अस टू गेट ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे थोड़े बेसिक्स थे किसके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, कि आप अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से स्टार्ट करोगे, क्या पढ़ना है और कैसे उसे अप्रोच करना है। ऑब्वियसली हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आगे क्लासेस में करेंगे कि मेन आइडियाज वालों को कैसे सॉल्व करना है, सपोर्टिंग आइडियाज, वो तो एक डिफरेंट चीज हो गई, बट जो बेसिक पढ़ने वाली टेक्निक होती है वो क्या है, वो किस तरीके से हमें देखनी है। अब मुझे बताओ क्या कुछ डाउट, वो तो शायद काम करने से ही समझ में आए, बट स्टिल
आउट कि किस तरीके से हम स्टार्ट करें, क्या करें। आई थिंक तुम लोगों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास हो चुकी है ना, मेरे साथ नहीं नहीं हुई, गौरव सर ने नहीं लिया है कि एक बार एक क्लास की हुई बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ही हुई है तुम लोगों की। बहुत पहले एक हुई, बहुत पहले खाली हो गया कोई है एक ही क्लास में शुरू में वही था तो किसी को कुछ आया नहीं। ठीक है, चलो एक बार ये देख लो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देख लो, कोई भी किसी को डाउट हो तो बता दो। रीडिंग स्पीड पे इतना फोकस नहीं करना है जितना हमें रीडिंग स्किल पे करना है। क्यों? क्योंकि स्किल डेवलप होगी तभी आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। ठीक है, स्किल का हमें क्यों क्यों इम्पोर्टेंस है? डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट टॉपिक्स एंड वन टाइम रीडिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स में लिख लेनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपको समरीज लिखना है। सबसे पहले क्या करोगे? पैराग्राफ समरीज, फिर आपको पूरा पैसेज समरी लिखना है। इससे आपका पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाइफरकेट हो जाएगा। आई नो लंबा प्रोसेस है बट स्टार्टिंग में थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ हाँ, कोचिंग कोचिंग बताओ। अभी नहीं हो सकता। हाँ, फिर आपको समराइज किस तरीके से करना है? पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो भी आपके स्टडी मटेरियल में दिया है, उसके बाद लीड आर्टिकल पे आ जाना। अगर हो सके तो लीड आर्टिकल पे अभी आ जाना, बट मैं स्टडी मटेरियल के लिए पहले इसलिए कह रही हूँ क्यों? क्योंकि उसमें पहले पैराग्राफ्स दिए हैं, पूरा पैसेज नहीं दिया बट पहले पैराग्राफ्स दिए हैं। फिर आपका सिलेक्शन ऑफ द पैसेज आ गया कि अगर टाइम कम है तो किस हिसाब से करोगे। देन रीडिंग मेथड कि हमेशा पैसेज पहले पढ़ना फिर क्वेश्चंस पे जाना। बट अगर लास्ट के आपके पास 5-6 मिनट है तो पहले क्वेश्चंस देख लेना, जो डेटा बेस्ड हो वो उठा के कर लेना, बाकी तो फिर आपको पैसेज ही पहले पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमें आइडियाज बनाने हैं rather than just finding the answers। फिर आपका अंडरलाइनिंग वाला पार्ट आ गया। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, हाईलाइट करने लगेगा चीजें। एंड लास्टली हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, कोई डाउट? चलो क्वेश्चंस करते हैं। चलो ये वाला करो। इसमें क्या है? ये वाला बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें हमें बस वर्ड्स ढूंढने हैं जो ये सब कर रहे हैं। बट अभी पहले पैसेज पढ़ो, फिर हम वो क्वेश्चंस देखेंगे। जब हो जाए तो बता देना।
पढ़ लिया? यस चलो थॉट एक्सटेंशंस क्या लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात, इसका मतलब हुआ कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि हाँ इसको इलैबोरेट कर रहे हैं। एक्सटेंशन क्या हुआ? इलैबोरेट कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो वाली चीज। चेंजिंग वर्ड और न्यू चैलेंजेस। ऐसा कोई वर्ड ही नहीं एक्सटेंशन, क्यों? क्योंकि आपको कोई इलैबोरेट नहीं कर रहा है यहाँ पे वर्ड, कोई आपका आइडिया फॉरवर्ड नहीं लेके जा रहा है, इसीलिए। ठीक है, दूसरी चीज थॉट कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड आ रहा है दैट इज बट। कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं? अगर सपोज आपका आइडिया पॉजिटिव चल रहा है, एक वर्ड यूज करो उसके बाद नेगेटिव शिफ्ट हो गया, नेगेटिव आइडिया चल रहा है, एक वर्ड यूज करो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड तो सिर्फ एक ही है बट, तो वो हो जाएगा। फिर आपका आया इन्फरेंस या इम्प्लीकेशन। इन्फरेंस या इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि समझ में क्या आया, लाइक व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर हेल्पिंग यू विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ठीक है, कौन से वर्ड्स लग रहे हैं यहाँ पे बताओ? यहाँ से आ जाएगा ना, इन एंड इंक्रीज, ये लास्ट वाला पूरा सेंटेंस, ये लाइक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, थोड़ा सा समझा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं। और लास्टली आपसे मॉडिफायर्स पूछे। मॉडिफायर्स क्या? एडजेक्टिव, एडवर्ब्स। तो यहाँ पे देखो जो भी नाउन या वर्ब के साथ यूज होगा, आप कह सकते हो लॉन्ग हो गया, इंक्रीजिंग, ग्लोबलाइज्ड, रैपिड, न्यू, कमिंग, बेस्ट, ये सारे आपके एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स ही तो है। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से शायद आपके आंसर्स हो जाए। हाँ, इंक्रीजिंग, ग्लोबलाइज्ड, साइंटिफिक भी आ जाएगा, बेस्ट, कमिंग। ठीक है, चलो ये वाला करो अब। हो गया? पढ़ लिया यश? अच्छा, चल इसमें थॉट एक्सटेंशन कौन सा होगा? एक तो यार यहाँ से तेरे पास नहीं आ। हाँ, टुडे इट इज क्लियर, क्योंकि ये थोड़ा सा उसे एक्सटेंड कर रहा है, सेम आइडियाज को आगे लेके जा रहा है, तो उधर से आप कह सकते हो। चलो, कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स, कॉन्ट्रास्टिंग तो कोई ऐसे वर्ड नहीं है ना इसमें, है ही नहीं कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड, लग रहा है कोई? इन्फरेंस और इम्प्लीकेशन, लास्ट वाला सेंटेंस आ जाएगा दैट यू नीड टू डू दिस, एंड एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स अपने आप देख लेना है, तो बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलो, पढ़ो।
हो गया? पढ़ लिया? या दिख रहा है पीछे तक, वरना आ गया तो इतनी सीट्स खाली हैं, मैं नहीं काटती हूँ ना, पता नहीं तो दूर क्यों बैठते हो। चलो सबसे पहला ये पढ़ लिया ना सबने, मेन पॉइंट क्या है, मतलब एज एन व्हाई दिस वाज रिटन, लाइक क्या है ये टॉपिक पूरा, किस चीज के बारे में बात हो रही है। अरे अगर यहाँ पे बात करी जाए, मेन पॉइंट ये लिखा क्यों गया है कि ये जो भी बात हो कि हम ऑन द एज है किस चीज के, वंस इन अ ह्यूमन हिस्ट्री प्रोग्रेस, और किसके कॉम्बैटिंग डिजीज इन द मॉडर्न साइंस की हेल्प से। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया और यही हमारा मेन पॉइंट है, क्यों, क्योंकि इसीलिए तो पूरा पैराग्राफ लिखा गया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं सबऑर्डिनेट पॉइंट। सबऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, जो भी पॉइंट जो आपको मेन आइडिया से सपोर्ट करने के लिए हो, सपोर्ट या डिसप्रूव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप देखो सारे जो आपके सेंटेंसेस हैं, एक नया पॉइंट बता रहे हैं, ये डॉक्टर्स वाला, इंटरनेट वाला, वी आर क्लोज टू अंडरस्टैंडिंग, ये सारे पॉइंटर्स बता रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि बाकी सारे स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली आपके सबऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका मेन पॉइंट हो गया, हाँ या ना। चलो ठीक है, तो आपका रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ सबऑर्डिनेट है, मेन पॉइंट आपका फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। चलो पढ़ लिया सबने? अक्षत पढ़ लिया? चलो कंपैरिजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, कौन सा सेंटेंस बता रहा है? It may once have been acutely embarrassing not to know the names of five plays by Shakespeare, but acceptable not to know the difference between a gene and a chromosome. सिर्फ यही आपका पास्ट और प्रेजेंट का कंपेयर कर रहे हैं, कोई और सेंटेंस बताओ। और फिर कौन सा लगा था तुम्हें? यही लगा ना, क्योंकि और किसी में कंपैरिजन नहीं हो रहा, मेंशन हो रहा है, बट कंपैरिजन आप क्या कह रहे हो कि पहले 5 प्लेस के लिए होता था, अब किसके लिए है? जीन और क्रोमोसोम का, व्हिच इज अ मोर मॉडर्न थिंग। प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन ये वो अब क्या करेंगे या क्या करना चाहिए। तो लास्ट वाला इंस्टीट्यूशन से लेके लास्ट में आपका मेन प्लान ऑफ एक्शन हो जाएगा कि वो लोग क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए और किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, हाँ या ना। ठीक है, अब अननोन वर्ड्स एक बार देखो कौन से आपको वर्ड्स लग रहा है कि नहीं पता है। एक तो हो गया ग्रैबल, यूनिकली सूटेड टू ग्रैबल एज एन एंगेज, ग्रैबल एंगेज विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिकल क्वेश्चंस। बाकी आपका जो डिफिकल्ट वर्ड आप कह सकते हो अक्यूटली हो सकता है, इसका क्या मतलब होता है अक्यूटली का? कम, है ना, बहुत ही बढ़िया। अक्यूट एंगल से ये मत याद रखो, मैंने वो कैप क्लासेस में भी बताया था। आप क्या कहते हो? आई एम हैविंग एन अक्यूट पेन इन माय एब्डोमेन, तो क्या हो जाएगा? सीवियर। अक्यूट का मतलब होता है सीवियर, शार्प। वो रूट वर्ड से आ रहा है, एसी वाली रूट वर्ड से आ रहा है जो हमने सबसे पहले करी थी,
तो यही दो वर्ड जो मुझे लगे हैं डिफिकल्ट, बाकी तो कोई ऐसा वर्ड है नहीं जो डिफिकल्ट लग रहा है कोई वर्ड डिफिकल्ट? चलो समरी तो कर लेना, ये तो छोटी सी है। ये समरी और पैसेज सेम ही लेंथ का है, बट तब भी पढ़ लेना, इससे आइडिया लग जाएगा। चलो ये पैसेज पढ़ना है, ये थोड़ा बड़ा है, ये पैसेज बड़ा है, इसको करते हैं। जब हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ा दूंगी। 4-5 स्लाइड्स हैं इसकी। हो गया? इतना पढ़ लिया अक्षर? अभी बहुत है इसमें, अभी और भी कंटिन्यू है। हो गया? पढ़ लिया? अभी और भी है। पहले ही बोला था। हो गया? पढ़ लिया सबने?
अब इसकी समरी कौन बताएगा? सभी बता दो एक थोड़ा थोड़ा। चलो अक्षी, क्या समरी है इसकी? क्या? हम्म। लॉयर्स एंड एडवोकेट्स को उस चीज़ पे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को जैसे है वैसे ही करना चाहिए, उस चीज़ पे बहस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बताओ अर्पित, क्या पढ़ा? जो भी पढ़ा, जो भी थोड़ा बहुत भी। इसमें ये जो भी लॉ है ना, इसमें जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं हम्म। वो कंज्यूमर्स के लिए उतने फ्रेंडली नहीं है, और जो ये लॉयर्स वगैरह हैं इनको जो करप्शन और माल प्रैक्टिस वाले हैं उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ना कि जो नॉर्मल कंज्यूमर की जो केसेस होते हैं उसमें, जिससे बहुत डेलिकेट हो जाता है और उनको जस्टिस नहीं मिल पाता, डिलीवर नहीं हो पाता टाइम से। ठीक है, बताओ। मैं सबसे पूछूंगी, चलिए बताओ। इसमें ये है कि जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जितने भी लेके आए हैं गवर्नमेंट, ये बस वर्क बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उल्टा ये नॉर्मल पीपल को ही हार्म कर रहे हैं। और उसमें जो भी एडवोकेट्स और लॉयर्स हैं जो इनके कोर्ट मतलब कोर्ट में जाते हैं, उनका वैसे ज़्यादा यूजफुल हो नहीं रहा है, उल्टा ये उसी के खिलाफ वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि इनको उनको इन्हें वर्क करने की कैसे देना जाना है, जो भी मतलब ठीक है, बताओ अक्षय। इसमें जो भी इलिटरेट पीपल है वो सही से अप्रोच नहीं कर पाता है। कंटिन्यू नहीं करना है, अपना बताओ स्टार्टिंग से। ये तो अच्छा हाँ बताओ बताओ। अच्छा जितना समझ में आया वो, ठीक है, चलो बताओ। जो भी इलिटरेट पीपल है वो सही से अप्रोच नहीं कर पाते, करप्शन और वो मैल प्रैक्टिसेस को निकालते हैं। ये जो लिखा है बस वो बता रहे हो तो। बताओ यश, क्या लिखा है इसमें? ओके। कंज्यूमर से जीने तो उससे गाली मत खाओ। कंज्यूमर को मैम जस्टिस नहीं मिल रहा है। ठीक है। मैम ये कोर्ट की वजह से, कोर्ट में जो लॉयर क्या समझा है? तुम दोनों ने पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे तुम लोग? यहाँ पे पैसेज की समरी दी है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था दैट वाज मेन फोकस कि आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करो, बट जो भी अमेंडमेंट्स आए वो हमारे कंज्यूमर फ्रेंडली हुए ही नहीं। उसमें ये लिख दिया कि बिवेयर द कंज्यूमर, मतलब जो खरीद रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द सेल्स पर्सन वगैरह। ये मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ बट उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसमें आपके जो भी अमेंडमेंट्स आए उनको ऑब्जेक्टिव था कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करो, बट उनके ऑब्जेक्ट्स जो उन्होंने करे वो थोड़ा अगेंस्ट गए, तो फिर उसी को वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जब भी कोर्ट में जाओ कंज्यूमर को, क्रिमिनल सिविल में तो हाँ ठीक है एडवोकेट्स वगैरह का होना ज़रूरी है, बट आप जब कंज्यूमर फोरम में जाओ तो प्लीज़ उसे इतना वो मत करो। क्यों? क्योंकि एडवोकेट्स उसको कहीं और ही ले जाते हैं, तो कंज्यूमर को खुद अपना केस रिप्रेजेंट करना चाहिए जिससे वो एक्चुअली जो दिक्कत हुई है वो पता चले, तो उसको थोड़ा कंज्यूमर फ्रेंडली रखना चाहिए। तो ये बेसिकली उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और उसके अमेंडमेंट्स के बारे में बात करी थी। यहाँ पे देख लो, freshness in consumer laws and profound differences dealing with the consumer cases that makes trial completely different, मतलब जो एक्चुअल ट्रायल्स हैं उसको बिल्कुल ही अलग बना देते। क्यों? क्योंकि आपने देखा भी होगा केसेस जो एक्चुअल होते हैं वो होते नहीं है, बात कुछ और होती है, पेपर पे कुछ और रिप्रेजेंट होता है। तो उस चीज़ को इन्होंने थोड़ा सा अच्छे से बताया है। ठीक है, दूसरा वाला हम कर रहे हैं उसमें क्वेश्चंस भी हैं तो वो अच्छे से पढ़ लेना। समराइज तो करना पड़ेगा ही तुम लोगों को, बट क्वेश्चंस भी हैं।
इसे ध्यान से पढ़ना, इसमें क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। पढ़ लिया? EC और ES दो डिफरेंट है, नहीं सॉरी, EC और EU दोनों डिफरेंट है। EU यूरोपियन यूनियन हो गई, EC डिफरेंट है। अभी आएगा रेफरेंस का। हो गया? पढ़ लिया? चलो, यूरोपियन कमीशन। होगा? इसके बाद भी है। हो गया? पढ़ ही लिया है ना? कोई पढ़ रहा है बताओ? चलो। तुम लोग रिकॉर्डिंग देखते हो? हो गया? चले, पढ़ लिया सबने? समरी का ये पूछ रही हूँ, क्वेश्चंस करते हैं। समरी एक बार अपना आप देख लेना, क्योंकि पूरा हैंड आउट तो हो नहीं पाएगा, तो देख लेना एक बार समरी, से समझ में आएगी, समझ में आ नहीं आया। चलो, according to the passage, was the WTO sensitive to criticism leveled against it by social activists? Yes or no? Sensitive का मतलब क्या होता है? Like did they care? No होगा, because they did not care about if they are criticizing it or not. Like हम तो तब भी करेंगे, इन्हें बोलने दो जो बोल रहे हैं। तो yes की जगह no होगा। देखो yes और no वाले क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं अभी, जिससे ये पता चल जाए कि आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा no। रेफर कर लेना बाद में।
अगर लगे डाउट, किसी को डाउट है उसमें? चलो, does the author suggest that the WTO is an incompetent organization? ये तो वो पूरा क्लेम ही उसका यही था, पूरे पैसेज में कहना ये चाह रहा था, और रेफरेंस उन्होंने दिया है कि हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ उसने किया है। चलो, is the European Commission opposed to US forcing GM food in Europe? बताओ। यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन? नो होगा। क्यों? यूरोपियन यूनियन अपोज कर रहा था, यूरोपियन कमीशन नहीं कर रहा था, इसलिए तभी मैंने कहा था कमीशन क्यों अपोज करेगा, यूनियन कर रहा था अपोज। ठीक है, वो याद रखना, मतलब याद के रखना, ध्यान से देख लो, इसमें शायद दिया भी होना चाहिए, वही है ना, यूरोपियन इज अपोज, ना कि ईसी। Does the author view the WTO verdict as a victory for the US? बताओ। Does the author view WTO verdict? देखो, author already against था WTO के, अब WTO का verdict क्या उसके लिए victory थी US के लिए? क्या उसके लिए victory थी? देखो, पैरा 5 सेंटेंस 1 और 2, अब पहला पैरा 5 देखें, है कौन सा पैरा? 1 2 3 4 5, ये रहा। European Commission, which has been trying to force GM over the head, says its ruling is irrelevant. तो विक्ट्री तो हुई नहीं ना, irrelevant बोल दिया वर्डिक्ट को, तो वो नो हो जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस और करना, हैंड आउट आके तुम मुझे हाय भेजना, तो मैं तुम्हें भेज दूंगी, करना, कोई दिक्कत तो पूछ लेना, वैसे तो सॉल्यूशंस दिए बट प्लीज पूछ लेना। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिन में मिनिमम 2 करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, नाइट, हैव अ नाइस नाइट।